हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि आप उस टॉपिक को कवर करके सीबीएसई बोर्ड में चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। देखो, हम सबको अच्छे से पता है कि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। पिछले साल बोर्ड पूछा गया था, तो इस साल भी बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा जाएगा, लेकिन पिछले साल न्यूमेरिकल पूछा गया तो इस बार थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है ना। तो इसीलिए हमें टॉपिक पता होना चाहिए, कौन सा टॉपिक रट के जाना है, चाहे उसके बाद आप मुझे कुछ भी पूछ लो, न्यूमेरिकल पूछ लो तब भी सॉल्व कर दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लो तब भी सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 12 एटम का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो है बोर पोस्टुलेट। बोर साहब के जो पोस्टुलेट थे वो आपको याद होने चाहिए। देखो, बोर साहब के सिर्फ 3 पोस्टुलेट थे, और ये 3 पोस्टुलेट मतलब 3 डेफिनेशन है, सीधे सीधे बच्चों वाली चीज है। 3 पोस्टुलेट अपने पास। बोर फर्स्ट पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट है और थर्ड पोस्टुलेट है। ये 3 लाइंस की हैं, बस 3 लाइन की 3 डेफिनेशंस मान लो आप इनको। तो ये तीनों डेफिनेशंस आपको रटे होने चाहिए, एनसीईआरटी में भी है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। तो बोर के जो पोस्टुलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं आपको। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि स्टेट बोर सेकंड पोस्टुलेट, स्टेट बोर थर्ड पोस्टुलेट। इवन आज ही आप इसको एक बार याद कर लेना और लिख के देख लेना। देखो, सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया मेरे को। बच्चे क्या करेंगे, उसको रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, खत्म, उसको लिख के नहीं देखते हैं। अगर आपने किसी भी चीज को अभी बोर्ड के 1 महीने पहले याद कर रहे हो किसी चीज को, तो उसको तुरंत लिख के देखो कि कॉपी बंद किया मैंने, बुक बंद किया मैंने, अब उसको देखो लिख के कि आपका रिटेंशन पावर कितना है, क्या आप उसको रिटेन कर पा रहे हो, क्या आपने जो पढ़ा उसको दोबारा आप लिख पा रहे हो। क्योंकि बच्चे लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं। जब आप पढ़ते हो और कोई चीज लिखते हो तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है, कुछ कुछ वर्ड्स गायब हो जाते हैं, तो उसको तुरंत देख लिया करो, ताकि जो आपने पढ़ाई की है वो सफल रहे, मतलब मेहनत जो हमने की है वो हमको याद रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे बताता हूं। देखो, दूसरा टॉपिक है आपके पास 4-5 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के, जिसपे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है आपको। तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो भी मैं लिख देता हूं। इसके अलावा कोई और फॉर्मूले बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है आपको रेडियस का फॉर्मूला फॉर nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला था आपके पास वो सीधे सीधे r0 n स्क्वायर था। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। और कई बार ऐसा फॉर्मूला बनता है कि r1 अपॉन में r2 इक्वल टू n1 अपॉन में n2 का होल स्क्वायर। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं रेडियस पे। तो पहला रेडियस का फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला आपको जो याद करना ही करना है वो है वेलोसिटी का, जो कि था अपने पास 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में NH। तो ये फॉर्मूला देखने में आपको बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है। देखो, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट है और h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, बस n स्क्वायर नहीं है, n है। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, v1 अपॉन में v2 इक्वल टू n2 अपॉन में n1 बनेगा, यानी कि उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक जो है वो अपने पास एनर्जीज के फॉर्मूले हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपको याद हो, टोटल एनर्जी को हम En दिखाते हैं। En मतलब समझ जाना, इस चैप्टर में टोटल एनर्जी TE की बात हो रही है। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था अपने पास En, वो था, आप सबको अच्छे से याद होगा ये फॉर्मूला, माइनस का 13.6 अपॉन में n स्क्वायर। कई बार किया हुआ होगा आपने, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, EV में। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, जिसमें मैं आपको अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बता दूं, मैं कहूं कि पहले ऑर्बिट का एनर्जी बताओ तो n इक्वल टू कितना रख दोगे आप, 1 रख दोगे। अगर मैं कहूं आपको दूसरे ऑर्बिट का बताओ तो n इक्वल टू 2 रख दोगे। तो ऐसे करके आप हर एक ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इसी के रिलेटेड फॉर्मूला जो था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। कई बार क्वेश्चन क्या कहते थे कि थर्ड ऑर्बिट में इतना एनर्जी है, तो बताओ उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन करना होता है आपको एक रिलेशन याद होना कि जो अपने पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस का काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर मुझे टोटल एनर्जी दे रखा है 10 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस का 10 जूल, सीधे सीधे माइनस लगाना है। दूसरा फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी PE, वो माइनस का ही लेकिन 2 गुना ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, उसके आगे माइनस लगा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और इसी में मैं आपको बता दूं, अगर आपको टोटल एनर्जी गिवन है तो टोटल एनर्जी का जस्ट डबल कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को En से लिख रहे हैं हम यहाँ पे, En टोटल एनर्जी। तो ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। उसके बाद आपके पास रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद एक और फॉर्मूला रह जाता है जिसपे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, चौथा फॉर्मूला। तो चौथा फॉर्मूला है अपने पास 1 बाय लैम्डा का, जो कि लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फीफन, इन नाम तो सुना होगा ना आपने, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फीफन, इन लोगों ने जो फॉर्मूला दिया था 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट,
और यहाँ पे आता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। अब सबको पता है कि जैसा जैसा नाम होगा वैसा वैसा काम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि n1 जो है वो अकॉर्डिंग टू नाम पुट करना होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा मैं, n1 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का नाम, अकॉर्डिंग टू नेम, जो साइंटिस्ट का नाम बोले उसके हिसाब से पुट करेंगे। लेकिन n2 जो है वो हमें वेवलेंथ के हिसाब से निकालना पड़ता है। अगर वो क्वेश्चन कहता है n2 में कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे आपसे तो हम लिखेंगे यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आपको n2 जो है वो हमेशा इन्फिनिटी लेनी है। और अगर मैं वो बोल दे कि मैं दूसरा लिख देता हूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो किसी भी सीरीज का, बाल्मर सीरीज का, लाइमन सीरीज का, किसी का भी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा n2 इक्वल टू आप n1+1 लोगे। जैसे आपने n1 लिया है, लाइमन की बात हो रही है, तो n2 कितना लिया जाएगा, 1+1 2। अगर बाल्मर की बात हो रही है तो बाल्मर में n1 कितना होता है 2, तो आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बाल्मर सीरीज में n2 कितना लोगे, 2+1 3। तो ये वाला टॉपिक भी आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट है अपने में ही, इतना आपने कर लिया, सीबीएसई बोर्ड के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इसके अलावा भी अगर आप सिक्योरिटी में कुछ चाहो तो एक बार रदरफोर्ड साहब का जो अपने पास एक्सपेरिमेंट था, तो रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, बस आपको ये पता होना चाहिए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की पूरी राम कहानी पता होनी चाहिए कि अच्छा गोल्ड फॉइल पे मारा था, अल्फा पार्टिकल मारा था, ये सब सारी राम कहानी पता होनी चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट आप रिमाइंड कर लेना, बस माइंड में रीड कर लेना थ्योरेटिकली, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, इन सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए, इन फॉर्मूले को एक बार रिपीट कर लेना, और बोर्ड के तीनों पोस्टुलेट अभी याद करके अभी एक बार लिख के देख लो ताकि आपको याद ही हो जाए। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनाता रहूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप बोर्ड में इजीली 95+ स्कोर कर पाओ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।